सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में। और इससे पूर्व वाले वीडियो में हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रकार हैं उसके बारे में, और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की प्रक्रिया और इसमें जो प्रविधि या विभिन्न यंत्र जो हम काम में लेते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के गुणों के बारे में, या जो महत्वपूर्ण गुण इसमें पाए जाते हैं उनके बारे में। जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का महत्व हमें समझाता है कि क्या महत्व है सामाजिक अनुसंधान में, सामाजिक सर्वेक्षण में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहला बिंदु हमारा है सूक्ष्म अध्ययन। इस विधि के द्वारा किसी भी इकाई का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे समाजशास्त्री बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा है। इसके द्वारा समस्या के सामान्य और विशिष्ट पक्षों का अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन विधि से हमारा बोध ज्ञान विकसित होता है तथा यह जीवन के प्रति स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह व्यवहार का अध्ययन अप्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से नहीं वरन प्रत्यक्ष रूप से करती है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण गुण है वह है उपकल्पनाओं का स्रोत। इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिस्थितियों एवं व्यक्तियों की प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर उनका सामान्यीकरण किया जाता है, जो नवीन उपकल्पनाओं को जन्म देते हैं। तीसरा बिंदु है अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में उपयोग। किसी बड़े अध्ययन को प्रारंभ करने से पूर्व प्रारंभिक स्तर पर कुछ वैयक्तिक इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेना आगे अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी होता है। इससे अनेक प्रकट और अप्रकट तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ विद्वान इसे तथ्य संकलन की एकल विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु है महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा जो उपकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं उनसे कई महत्वपूर्ण यंत्रों के निर्माण में सहायता मिलती है। प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के निर्माण के पूर्व वैयक्तिक अध्ययन कर लेना उपयोगी होता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह विश्वास हो जाता है कि उसने समस्त उपयोगी एवं संबंधित सामग्री को अध्ययन यंत्रों में सम्मिलित कर लिया है। पांचवा बिंदु है वैयक्तिक मनोवृत्तियों की जानकारी। वैयक्तिक अध्ययनों के द्वारा हमें व्यक्ति के विचार, मूल्य, मनोवृत्ति, व्यवहार एवं धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी व्यक्ति की सामान्य प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है। अगला बिंदु है सामग्री की पूर्णता। वैयक्तिक अध्ययन इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि इसके द्वारा इकाई के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा जो सामग्री संकलित की जाती है वह किसी अन्य विधि द्वारा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट बिंदु है घटनाओं की निरंतर तस्वीर। वैयक्तिक अध्ययन में किसी व्यक्ति अथवा घटना की कालक्रम के अनुसार निरंतरता बताई जाती है। समयानुसार उसमें आने वाले उतार चढ़ाव एवं परिवर्तनों की क्रमबद्ध तस्वीर इस विधि द्वारा खींची जा सकती है। अगला बिंदु है तुलना एवं वर्गीकरण का आधार। वैयक्तिक अध्ययनों के द्वारा इकाइयों के गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। समूह विशेष के अध्ययन हेतु उसे उपयुक्त वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न इकाइयों एवं वर्गों की तुलना करना तथा विरोधी इकाइयों को ज्ञात करना सरल हो जाता है। अगला इसका जो गुण है वह है सामान्यीकरण का आधार। यह विधि सामान्यीकरण का सफल आधार प्रदान करती है। विभिन्न इकाइयों का गहन, सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें समग्र पर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है नए अनुभवों का ज्ञान। अधिकांश सर्वेक्षण कार्य की सीमा निश्चित होने के कारण वास्तव में अनुसंधानकर्ता विश्लेषण स्तर पर विस्तृत अनुभव प्राप्त करता है। जब प्रश्नों के अर्थों की गहरी छानबीन की जाती है तो वैयक्तिक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को व्यक्ति की मनोवृत्ति, मूल्य और जो उसके विचार होते हैं, जो उसके विश्वास होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित एवं परिवर्तित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त होती है, जो अध्ययनकर्ता के अनुभव को व्यापक बना देती है। शोधकर्ता का परिपक्व अनुभव भावी अनुसंधानों के सफल संचालन की गारंटी करता है।
अगला है जीवन के प्रभावित कारकों का अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन द्वारा व्यक्ति के जीवन के कई तथ्यों का उद्घाटन एवं ज्ञान प्राप्त करता है। इसके द्वारा व्यक्ति की क्रियाओं के निर्धारक कारकों, उनका प्रभाव और घटना के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जा सकता है। व्यक्तिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम घटना को कार्य कारण के संदर्भ में ही देखें। अगला बिंदु है विभिन्न विधियों का प्रयोग। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्तिक अध्ययन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों एवं साधनों जैसे गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्मकथा, प्रलेख और अन्य व्यक्तियों के द्वारा अध्ययन, प्रतिवेदन, पत्र, इन सब का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्वों का अध्ययन। व्यक्तित्वों का अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन द्वारा व्यक्तियों के जीवन संबंधी भूतकालीन एवं वर्तमान स्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्ति के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक स्तर, उसकी क्षमता, व्यवहार, स्वभाव एवं चरित्र का ज्ञान प्राप्त करके उसके संपूर्ण व्यक्ति को समझने में यह विधि सहायक होती है। इस प्रकार से ये विभिन्न गुण हैं जो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं व्यक्तिक अध्ययन विधि में जो विभिन्न दोष पाए जाते हैं या जो सीमाएं हम इस विधि पर लगाते हैं उसके बारे में। और उसमें सबसे पहला है अवैज्ञानिक विधि। इस विधि में कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन्हें समग्र पर लागू किया जाता है। साथ ही इसमें सूचना संकलन की प्रक्रिया भी संगठित और नियमित नहीं होती। इसमें व्यक्ति के जीवन संबंधी सूचनाओं का सत्यापन और प्रमापीकरण भी संभव नहीं है, अतः इसे अवैज्ञानिक प्रविधि कहा जाता है। इसमें प्राप्त सामग्री का परीक्षण और पुनर्परीक्षण भी संभव नहीं है। दूसरा है दोषपूर्ण सामान्यीकरण। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा कुछ इकाइयों के बारे में सामग्री तो काफ़ी प्राप्त कर ली जाती है, किंतु इन थोड़े से अध्ययनों के आधार पर प्राप्त सामान्यीकरणों को समग्र पर लागू करना अनुसंधान के मौलिक सिद्धांत के विरुद्ध है। इसका एक कारण यह भी है कि थोड़ी सी इकाइयों को विशाल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा प्राप्त सामान्यीकरण सीमित और अवैज्ञानिक माने जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है अत्यधिक खर्चीली एवं समय लेने वाली विधि। जो व्यक्तिक अध्ययन प्रणाली है यह अत्यधिक खर्चीली और समय लेने वाली विधि है, क्योंकि इसमें किसी भी इकाई का गहन अध्ययन करने के लिए उससे संबंधित जीवन इतिहास, आत्मकथा, डायरी, पत्र एवं साक्षात्कार, इन सब के द्वारा सूचना एकत्रित करने में बहुत समय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है निदर्शन का अभाव। इस विधि में निदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। संख्या कम होने से इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण चयन भी नहीं होता। समाजशास्त्री गुडे एवं हॉट ने लिखा है, अनुसंधानकर्ता को सामान्यतः यह विश्वास होता है कि इकाइयों का चयन प्रतिनिधित्वपूर्ण है। उसे यह भी विश्वास होता है कि निदर्शन पद्धति के अभाव में पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार से इस विधि में निदर्शन का अभाव पाया जाता है। अगला जो इसका दोष है वह है दोषपूर्ण रिकॉर्ड। व्यक्तिक विषयों में प्राप्त सामग्री को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण होते हैं। यदि वे असावधानीपूर्वक लिखे गए हैं तब तो वे यथार्थ स्थिति के एकदम विपरीत होते हैं। उदाहरणार्थ, पुलिस के रिकॉर्ड में एक व्यक्ति को अपराधी दर्ज किया गया है, किंतु वास्तविक जीवन में वह एक सच्चा व्यक्ति भी हो सकता है और उपयुक्त गवाहों के अभाव में या धन की कमी या रिश्वत न देने के कारण उसे जेल में रहना पड़ता है। तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि वास्तव में वह अपराधी है। अगला है दोषपूर्ण जीवन इतिहास। जीवन इतिहास स्वरचित होता है। इसमें घटनाओं का उल्लेख अलंकारिक भाषा में किया जाता है। कई बार व्यक्ति काल्पनिक घटनाओं का भी उल्लेख कर देता है तथा सामाजिक मर्यादा के विपरीत पाए जाने वाले तथ्यों का उल्लेख नहीं करता है। ऐसी स्थिति में जीवन इतिहास यथार्थ सूचना नहीं दे पाता। नेक्स्ट इसकी सीमा है अध्ययनकर्ता का अधिक आत्मविश्वास। व्यक्तिक अध्ययनकर्ता को यह भ्रम हो जाता है कि उसे सभी बातों की पूर्ण जानकारी है, इसलिए उसके द्वारा संकलित गलत तथ्य भी उसे सही प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में वह अनुसंधान द्वारा प्राप्त तथ्यों पर अत्यधिक विश्वास कर लेता है और उसकी पुनर्परीक्षा भी नहीं करता है।
इससे अनुसंधान में गलत सामग्रियों का समावेश हो जाता है। अगला बिंदु है अनुसंधानकर्ता का पक्षपात। इस विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें अध्ययनकर्ता के पक्षपात की संभावना रहती है। लंबे समय तक इकाइयों के संपर्क में रहने के कारण अध्ययनकर्ता उनसे प्रभावित होता है और स्वयं भी उन्हें प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक तथ्यों को भावात्मक लगाव के कारण तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं वो अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। अगला बिंदु है सामग्री की विश्वसनीयता की जांच असंभव। इस प्रणाली का एक दोष यह है कि इसके द्वारा प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता की जांच करना संभव नहीं है। कई तथ्यों के बारे में स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोगों को जानकारी नहीं होती और न ही इकाइयों की तुलना अन्य इकाइयों से हो सकती है। उपयुक्त कमियों के अतिरिक्त भी कई बार जो प्रलेख, पत्र, डायरियाँ एवं जीवन इतिहास होते हैं, इनको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, जो एक व्यक्ति के बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्रदान करें। इस विधि के द्वारा सामाजिक व्यवहार के बारे में आवश्यक सामग्री का संकलन सरल नहीं है, क्योंकि ये सभी जो अध्ययन के लिए सहायक पत्र होते हैं, जो डायरियाँ होती हैं, इनको हम आसानी से एकत्रित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से अनेक दोष और सीमाएं हैं जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में पाई जाती हैं। आगे हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति तथा सांख्यिकीय एवं सर्वेक्षण विधियाँ, इसके बारे में। सामाजिक घटना पर व्यक्तिगत अध्ययन एवं सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण विधियाँ भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार करती हैं। व्यक्तिगत अध्ययन में सामाजिक घटनाओं के कारक, उनके पारस्परिक संबंध एवं क्रम को ज्ञात किया जाता है, जबकि सर्वेक्षण में सीमित कारकों के अध्ययन द्वारा घटनाओं की आवृत्ति, प्रवृत्ति और स्वरूप को ज्ञात किया जाता है। ये जो विधियां हैं, इन विधियों में निम्नांकित जो अंतर है वो अंतर पाए जाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन विधि गुणात्मक एवं वर्णनात्मक है, जबकि सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय विधियाँ संख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक होती हैं। दूसरा है व्यक्तिगत अध्ययन विधि एक इकाई का गहन सूक्ष्म अध्ययन करती है, जबकि सर्वेक्षण विधि सांख्यिकी में समस्या से संबंधित विस्तृत क्षेत्र में तथ्यों का संकलन किया जाता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण विधि में अनेक इकाइयों में से निदर्शन के द्वारा अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत अध्ययन विधि में निदर्शन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अध्ययन विधि में घटना और इकाइयों को भूतकाल और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, जबकि सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी विधि में घटनाओं का वर्तमान संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। अगला है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के निष्कर्ष सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होते हैं, जबकि सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण के निष्कर्ष गणितीय आधार पर होते हैं। अगला है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में भावात्मक प्रभाव अधिक होता है, उसमें निश्चितता कम पाई जाती है, जबकि सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण पद्धति संख्यात्मक होने के कारण निश्चित होती है और उसके निष्कर्ष सांख्यिकीय नियमों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार से इन दिनों विधियों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। इन दोनों विधियों में अंतर होने के बावजूद भी ये परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। सर्वेक्षण विधि द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की सत्यता की परख कुछ इकाइयों के गहन अध्ययन द्वारा की जाती है। दूसरी ओर एक इकाई के जीवन इतिहास के तथ्यों का मूल्यांकन विशाल क्षेत्र के सर्वेक्षण में प्राप्त निष्कर्षों के द्वारा किया जाता है। श्रीमती PV यंग ने लिखा है, सांख्यिकीय एवं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अधिकांशतः एक दूसरे की सहायक है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक पद्धति एक ही सामाजिक स्थिति को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखती है और उस स्थिति में प्रभाव डालने वाले सामाजिक कारकों पर पृथक रूप से बल देती है। इसी संदर्भ में गुडे एवं हॉट ने भी लिखा है, सांख्यिकीय शास्त्री और व्यक्ति कार्यकर्ता अपनी प्रविधियों की श्रेष्ठता के प्रति लड़ने के बजाय एक दूसरे के ऋणी के रूप में लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है जो समाजशास्त्रीय अनुसंधान में हमारी सहायता करती है और इसके गुण, सीमाएं और सर्वेक्षण विधि और सांख्यिकीय विधि और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में जो अंतर पाए जाते हैं उनके बारे में आज हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।